वर्ड्स एंड हेरम एनिमे एक्सप्रेशन का ये पार्ट 2 है, जिसमें इस सीजन का एंड हो जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो है, पहले वो देख लेना। बाकी जो लोग देख लिए हैं तो आओ आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सब एक होटल में रुकते हैं जहां मारिया और सुई से कैटेगरी परेशान थी। इधर रिटो अकेले हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहा था थोड़े देर ही, फिर दोनों उसे भी परेशान करने वहां आ जाते हैं। थोड़ी देर आराम के बाद सब मिसेस तैनागुची से मिलने जाते हैं, जिनके हस्बैंड को पहला MK वायरस हुआ था, पर वो इस बारे में बात नहीं करना चाह रही थी क्योंकि उनके हस्बैंड की बॉडी को एक लैब के चूहे की तरह चीर फाड़ के डॉक्टरों ने जांच की थी। रिटो उनसे कहता है जो भी हुआ उनके साथ वो ठीक नहीं था, पर हमें MK वायरस के इलाज के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किन के साथ काम करते थे। मिसेस तैनागुची कहती हैं ये सब इलाज विलाज ढूंढने से अच्छा तुम जाके और संबंध बनाने पर ध्यान क्यों नहीं देते। कैटेगरी बताती है जब से ये होश में आया है इसने एक भी संबंध नहीं बनाए। तैनागुची इसका कारण पूछती है तो रिटो उन्हें भी अपने लव इलिशा के किए वादे के बारे में बताता है। तैनागुची कहती है अगर मान लो वो तुम्हें नहीं मिली तो। रिटो कहता है फिर तो मुझे ये लोग जो कहेंगे करना ही होगा, पर मैं प्यार सिर्फ उसी से करता रहूंगा। मिसेस तैनागुची रिटो के इस जवाब से काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उन्हें कल आने को बोला। तैनागुची इलिशा से पहले ही मिल चुकी थी जब इलिशा ने MK वायरस पर अपना रिसर्च स्टार्ट किया था। इधर होटल में कुछ अमेरिकन स्टूडेंट्स आए थे तो सुई रिटो को एक रूम में वेट करने बोलती है जब तक वो चले नहीं जाते। यहाँ रिटो की मुलाकात क्लोए नाम के लड़की से होती है। रिटो वहाँ से जाने लगता है तो वो रिटो कहती है जो यहाँ ज़्यादा देर तक बैठे रहेगा वो जीतेगा। अगर तुम जाने की कोशिश करोगे तो मैं शोर करके सबको बता दूंगी कि यहाँ एक लड़का है। काफ़ी देर तक बैठे रहने पर रिटो उसके साथ कुछ नहीं करता, फिर वो बेहोश होने का नाटक करती है। रिटो उसे पानी पिलाता है, तब तक उनके अटेंडेंस वहाँ आ जाते हैं और ये देख के सबको लगता है कि रिटो बिना बताए सब शुरू तो नहीं कर दिया। अगले सुबह सब मिसेस तैनागुची से मिलने आते हैं, पर तैनागुची की तबीयत अचानक से इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो कोमा में चली जाती हैं। नर्स रिटो को एक फ़ोटो फ्रेम के साथ देती है जो तैनागुची ने रिटो को देने को बोला था। फिर वो लोग उस शहर के उस हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ तैनागुची के पति को एडमिट किया गया था और जहाँ से वायरस ने फैलना स्टार्ट किया था। हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा अंधेरा और तहस नहस की हालत में था, वहाँ उन लोगों को कुछ सबूत नहीं मिलता। इधर दूसरी तरफ हीनो लगभग अपनी सभी फेवरेट एक्ट्रेस और स्टार्स से संबंध बना के बोर होने लगा था। वाह यार, कोई बोर भी हो रहा है। तो वो अपने केयर टेकर से कोई लोकल गर्ल डिमांड करता है जिससे वो खुद पसंद करे। तभी उसकी नज़र रिफ्यूजी एरिया में रिटो की बहन मिहारू पे पड़ती है। यहाँ मारिया को कैटेगरी पे शक था तैनागुची के अचानक से कोमा में जाने पे। रिटो जब उस फोटो फ्रेम को अच्छे से जांचता है तो उसे MK वायरस से बनाने का फॉर्मूला मिलता है, जैसे कि इलिशा ने बताया था कि ये एक मैनमेड वायरस है। अब इतना पता चलने के बाद रिटो को समझ नहीं आ रहा था कि वो किन पे भरोसा करे। रिटो मारिया से पूछता है कि MK वायरस के इलाज की प्रोसेस इतना स्लो क्यों रखा गया है। मारिया बताती है क्योंकि UW ने इसके लिए ज़्यादा फंड नहीं दिया है, वो फूड प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तभी वहाँ हीनो की केयर टेकर आकर रिटो को बताती है कि हीनो उनकी बहन मिहारू से संबंध बनाना चाहता है। सब मिहारू से बात करते हैं पर मिहारू मना कर देती है। कैटेगरी बताती है वैसे भी मिहारू अभी अंडर एज है, पर हीनो रिटो से रिक्वेस्ट करता है कि उसे मिहारू से पहले नज़र का प्यार हो गया है तो प्लीज़ कम से कम एक डेट पे ही भेज दो। डेट पे हीनो की बकबक से परेशान होकर मिहारू वहाँ से चली जाती है। इधर UW के मेंबर्स बात कर रहे होते हैं कि रिफ्यूजी एरिया में खाने को लेकर काफ़ी दंगे हो रहे हैं, लोगों में राहत के लिए हमें फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। कैटेगरी रिटो को ऐसा करवाने की सलाह देती है जो जनता की नज़र में अच्छा भी था। इधर मारिया रिटो को एक रिसर्चर से मिलवाती है जो मिलकर MK वायरस पर रिसर्च करने की जगह की बात कर रहे थे। तभी वहाँ कैटेगरी आती है। सब बाथरूम में ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे रिटो दोनों को संभाल रहा हो। कैटेगरी UW के बताए प्लान्स के बारे में बताती है। सबको लगता है ये अच्छा मौका है, उधर ही अपना रिसर्च भी कर लेंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। कैटेगरी इधर मिहारू से मिलती है और कहती है अब तो तुम्हारा रिटो भी संबंध बनाना शुरू कर दिया है, अब तो तुम मुझे प्यार करोगी ना। यहाँ हमें पता चलता है कि कैटेगरी लेस्बियन है और ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। मीरासू उसे फिर भी मना कर देती है। अगले दिन एकेने रिफ्यूजी एरिया में ही एक हिडन बेस बनाती है जहाँ वो MK वायरस पे और जानकारी ढूंढ सके। साथ ही साथ रिटो रिफ्यूजी लोगों को राशन भी बांट रहा था। एक दिन कोई स्नाइपर रिटो को मारने आया था जिसे कैटेगरी की बहन मार गिराती है। वो कैटेगरी से पूछती है तुम रिटो को इतना प्रोटेक्ट कर रही हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। कैटेगरी कहती है नहीं, लेकिन उसे अगर कुछ हो गया तो किसी को बहुत तकलीफ होगी जो मैं नहीं चाहती हूँ। यहाँ प्यार का चतुर्भुज चल रहा होता है। MK वायरस पे बहुत खोजने पता करने पर उन्हें एक क्लू मिलता है कि सभी प्रोफेसर और साइंटिस्ट जो MK वायरस के इलाज पे काम कर रहे थे उसी हॉस्पिटल से गायब हो गए थे जहाँ MK वायरस का पहला मरीज मिला था। पर वहाँ रिटो और उसकी टीम को तो कुछ नहीं मिला था।
तो वो लोग फिर से एक बार वहाँ जाने का प्लान करते हैं। इधर सोता के स्कूल में नात्सु-चन का लास्ट नाइट था सोता के साथ, पर वो इंटरेस्टेड नहीं था। अब आगे की स्टोरी में सोता धीरे धीरे करके उस स्कूल की हर लड़की से संबंध बनाता है। उसी बीच उसे पता चलता है कि उसकी पहली पत्नी यानी उसकी म्यूजिक टीचर शहर छोड़ के चली गई है। इस बात से सोता थोड़ा उदास होता है कि उसने उन्हें एक गुड बाय भी नहीं बोला। फिर बाद में सोता उन सभी लड़कियों से अपना रिवेंज भी लेता है जिनके बॉयफ्रेंड्स सोता को बुली किया करते थे। इस एपिसोड में कुछ खास स्टोरी बताने को है नहीं, आपको देखने में ही मजा आएगा। फिर धीरे धीरे कैरन और जापानीज यूडब्ल्यू की बातों से पता चलता है कि वो लोग एमके वायरस से रिलेटेड कुछ चीज़ छिपा रहे हैं जो वो लोग नहीं चाहते कि रीटो को पता चले। इधर रीटो और उसके सभी टीम्स उसी हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं जहां इंटरनेशनल यूडब्ल्यू के कुछ लोग जापान आ रहे थे, जिससे जापानीज यूडब्ल्यू की मेंबर ज़्यादा खुश नहीं लग रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे किस लिए आ रहे हैं। फिर भी वो लोग उसका स्वागत करते हैं। इधर हॉस्पिटल में काफ़ी अंधेरा था जिस वजह से सुई काफ़ी डरी हुई थी। एकने के डराने पे वो एक दीवार से टकरा जाती है। दीवार कमजोर होने के कारण वो टूट जाती है। वहाँ से एक पतला सा टनल स्टार्ट होता है। सब उसमें से होके जाते हैं जहाँ से यूडब्ल्यू के एक मेंबर को बात करते सुनते हैं। वहाँ उनका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। यहाँ यूडब्ल्यू की मेंबर इन्हें देख के शूट करने का ऑर्डर देती है। तभी पीछे से कुछ लोग आके इन्हें ही ठोक देते हैं। ये लोग इंटरनेशनल यूडब्ल्यू के पीस डिपार्टमेंट से होते हैं जिनकी हेड होती है क्लोई, वही लड़की जिससे रीटो उस होटल में मिल चुका था जहाँ अमेरिकन गर्ल्स स्टे की थी। वो लोग रीटो और सभी को वो जगह जल्द से जल्द खाली करने बोलते हैं क्योंकि यहाँ बॉम्ब्स लगे हुए थे। जैसे ही वो लोग निकलते हैं जोरदार धमाका होता है और हॉस्पिटल तहस नहस हो जाता है। क्लोई फिर रीटो को बताती है कि वो यहाँ पे एक अमेरिकन स्टूडेंट्स बन के रिसर्च कर रही थी और बताती है कि जापानीज यूडब्ल्यू के कुछ मेंबर्स शामिल हैं एमके वायरस बनाने में। हेडक्वार्टर आते ही इंटरनेशनल यूडब्ल्यू कुछ जापानीज यूडब्ल्यू को गिरफ्तार कर लेते हैं एमके वायरस बनाने के जुर्म में। क्लोई रीटो को बताती है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी सामने आया है जो यूडब्ल्यू के खिलाफ जाता है, जिसमें इलिसा को देखा गया है। रीटो ये सुनकर इलिसा के लिए चिंतित होने लगता है। अगले सुबह सोता की नींद एक धमाके से खुल जाती है। सभी सोता के लवर्स उसे देखने आई होती हैं कि वो ठीक तो है ना। केरन सोता को बताती है कि कुछ टेररिस्ट लोग नंबर 4 को अपने साथ ले गए हैं। फिर सोता और केरन छत पे बात कर रहे होते हैं। केरन सोता को टोक्यो ले जाने की बात करती है। यहाँ सोता को पता चलता है कि उसके अलावा भी 4 मेन अलाइव हैं जो एमके वायरस से इम्यून हैं। केरन सोता को अपने प्लान्स के बारे में बताती है। फिर हम उसी स्कूल की एक लड़की को देखते हैं जो इलिसा से बात कर रही होती है कि वो नंबर 3 को भेजने में फेल रही। इधर हम उसी ग्रुप को देखते हैं जो नंबर 4 को ओपन करने वाले थे जिसमें इलिसा थी। इधर यूडब्ल्यू मीटिंग अरेंज करवाती हैं जहां क्लोई नंबर 4 को ले जाने के बारे में बताती है और ये भी कि उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लीडर इलिसा है। रीटो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। क्लोई कहती है मिजुहारा रीटो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आपने जापानीज यूडब्ल्यू का साथ नहीं दिया उनके मकसद में, वहीं बल्कि नंबर 1 इसके उल्टा किया। रीटो कहता है हिनो ने भी कोई जबरदस्ती नहीं किया, वो भी उन्हीं के साथ संबंध बनाया जो वो चाहती थी, वो भी एक अच्छा लड़का है। क्लोई कहती है चिंता मत कीजिए, हम उसे बस इन सब चीज़ों से दूर रखेंगे और आपकी सुरक्षा के भी ध्यान दी जाएगी। फिर हम क्लोई को अपने लीडर से बात करते सुनते हैं कि नंबर 4 को छोड़ के सभी मेन हमारे पास हैं। लीडर कहते हैं कि अच्छे से डील करना, खास करके रीटो से। इधर हम रीटो को देखते हैं जो इलिसा कैसे बुरा बन गई यही सोच रहा होता है। तभी मारिया रीटो से कुछ खास बात करने आती है। वो बताती है कि उसकी माँ जो जापानीज यूडब्ल्यू की मेंबर थी उन्हें भी एमके वायरस बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। रीटो पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने ऐसा किया होगा। मारिया कहती है बिल्कुल नहीं, वो एक ईमानदार और डिसिप्लिन पुलिस ऑफिसर थी, उन्हें जरूर फंसाया गया है। रीटो कहता है हमें उनसे बात करनी होगी, तभी पता चलेगा कौन सही है कौन गलत। इधर क्लोई हीनो के कमरे में आती है और सभी को बाहर भेजती है जिससे वो हीनो से संबंध बना सके। तभी इलिसा ब्रॉडकास्ट को हैक करके लाइव आती है और बताती है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक ग्रुप है जो यूडब्ल्यू का भांडाफोड़ करना चाहती है। इलिसा बताती है कि एमके वायरस कैसे जापान में बनाया गया जिसका प्रूफ नंबर 4 यानी जेन देगा और इसकी पूरी वर्ल्ड में सप्लाई उस सैटेलाइट से की गई थी जिसकी मालिक अभी वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की मेन हेड है। ये लोग एक ऐसे वर्ल्ड बनाना चाहते हैं जहां सिर्फ महिलाएं हों, पर हमें पता है कि ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। थोड़ी देर में इलिसा का ब्रॉडकास्ट हट जाता है और जापानीज यूडब्ल्यू की गद्दार जो वर्ल्ड डब्ल्यू से मिली हुई होती है लाइव आके कहती है इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एमके वायरस बनाने वालों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रीटो इलिसा का ब्रॉडकास्ट देख के क्लोई से सब बारे में बात करने आता है जहां क्लोई कहती है अगर ऐसा होता तो तुम्हारे साथ साथ 4 मैन अभी तक जिंदा नहीं होते, उसकी बात पे ध्यान मत दो।
मारिया अपने मॉम से मिलकर आती है, फिर वो रीटो से बताती है कि हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वो लोग रूम में आते हैं, यहाँ उनकी मुलाकात केरन और सोत्ता से होती है। सोत्ता को केरन एडवांस मशीन से मैच्योर और भी ज्यादा कैपेबल बना दी थी। दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर बात करते हैं। यहाँ मारिया भी अपनी बहन चिफ्यू से मिलती है। फिर रीटो मीरासू से भी मिलता है और उसे बताता है कि ब्रॉडकास्ट वाली लड़की ही मेरी एलिसा है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। मीरासू कहती है तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं ये सब क्लोए को बता दूंगी। रीटो कहता है मुझे तुम पे भरोसा है, जब से मैं होश में आया हूँ तुमने मेरी मदद की है। मीरासू कहती है मेरी एक शर्त है, तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे तो ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रीटो कहता है तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती, इसीलिए ये शर्त रख रही हो, क्योंकि तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मीरासू कहती है नहीं, मैं आना चाहती हूँ। मीरासू बताती है कैसे वो रीटो से तब से प्यार करने लगी है जब वो हाइबरनेट स्लीप में था। अब रीटो पहली बार अपने मन से मीरासू को किस करने वाला था, तभी क्लोए के ऑफिसर्स आके दोनों को पकड़ लेती हैं। रीटो को अमेरिका ले जाने की बात करते हैं, जहां उसे सेफ रखा जाएगा। यहाँ कैटेगरी आके इन सबको बचाती है। इधर केरन क्लोए से कहती है कि उसे पता है तुम लोग जापान पे कब्जा करने आए हो और मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। इधर कैटेगरी लोकल लोगों की मदद से एक शिप का इंतजाम करती है। यहाँ एलिसा की वही जासूस भी होती है और जो बताती है कि एलिसा ताइवान में है और उसे वहीं जाना चाहिए। इधर रीटो मीरासू को जोर से गले लगा के सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहता है और उसे अपना ख्याल रखने को बोलता है कि वो उसके लिए वापस जरूर आएगा। शिप पे मिहारू रीटो को एक टैबलेट देती है, जिसमें हिनो वहां से बताता है कि कैसे क्लोए ने उसे कमरे में बंद रखा है, पर उसे इस बात का दुख नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि तुम यहाँ से निकल गए। कॉल कट होने पे हिनो की केयरटेकर पूछती है कि आप नहीं जाना चाहते। हिनो थोड़ा भावुक होकर कहता है कि अब सही में एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का टाइम है, तो वो कैसे चला जाए छोड़ के। फिर हम देखते हैं क्लोए के सामने कैटेगरी सबको भगाने में अपना हाथ बताती है। क्लोए दोनों को फिलहाल जेल में डाल देती है। इधर केरन को देखते हैं जो सोत्ता के सामने और भी लड़कियां पेश करती है। सीन शिफ्ट होता है ताइवान, जहां रीटो और एलिसा आमने सामने होते हैं। थोड़ी देर तक देखते रहने के बाद वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस MK वायरस और UW पे और तेजी से वार करने की बात करते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड्स एंड हेरेम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके भी जाना। और भी अमेजिंग स्टोरीज की एनिमे एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ डालूंगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।